हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का आपका तीसरा चैप्टर है शब्द विचार यानी इटिमोलॉजी। इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे कि शब्द विचार कहते किसे हैं, इसके भेद कितने होते हैं और आपको किस किस आधार पे इसको किस किस भागों में बांटा गया है और शब्द से हम वाक्य का निर्माण भी कैसे करते हैं। शीर्षक क्या है? शब्द विचार यानी वेरी गुड। चलिए सबसे पहले समझिए कि शब्द विचार कहते किसे हैं। कहता है कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद कहता है अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। अब आप इसके माध्यम से ये सीखेंगे कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, उसकी अवस्था क्या होती है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। आप आगे पढ़ेंगे कि जैसे व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द को बांटा गया है ना, प्रयोग के आधार पे। तो यहाँ पे वही कहता है कि भेद अवस्था व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अब शब्द समझिए। कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये बताइए कि वर्ण या ध्वनि कहते किसे हैं? वर्ण विचार चैप्टर में अभी 2 दिन पहले ये आप लोग पढ़े हैं। वर्ण या ध्वनि कहेंगे किसे? हाँ, और ध्वनि कहेंगे। वेरी गुड। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं और मुंह से जो उच्चारण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अभी जो मान लो मैं बोल रही हूँ तो एक एक क्या निकल रहा है? अक्षर निकल रहा है। अक्षर को जोड़ के शब्द निकल रहा है और शब्दों को जोड़ के वाक्य निकल रहा है। तो यही तो है ध्वनि। बोल रहे हैं ध्वनि हुआ, लिख दिए वर्ण हुआ, लिख दिए अक्षर हुआ। वर्ण को चाहे तो अक्षर कहिए, अक्षर को चाहे तो वर्ण कहिए। तो यहाँ पे वही कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम वर्ण को जोड़ेंगे, ध्वनि को जोड़ेंगे और उसका जो सार्थक मेल होता है उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे में दिया हुआ है माता पिता राम सीता, ये तो उदाहरण हुआ, ये तो हो गया आपको शब्द का उदाहरण हो गया। बट यहाँ पे समझना ये है कि आखिर वर्णों और ध्वनियों का मेल होता तो होता कैसे है, ये भी समझना है। मेल करके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जब दिया हुआ है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, तो ये सार्थक मेल होता कैसे है समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि सार्थक मेल होगा तो होगा कैसे। चलिए जैसे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लो कि वर्णों और ध्वनियों का सार्थक मेल करवाते हैं, करवा के देखते हैं कि किस तरह से शब्द बनता है। जैसे मान लो मुझे लिखना है राम, ठीक है। चलो राम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देंगे? व्यंजन वर्ण हमेशा असली रूप में रहता है तो क्या रहता है? आधा रहता है। तो आधा देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो आधा र लिखेंगे। र में क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। हलंत लगा दिए, इसका मतलब र क्या है? आधा है। अब प्लस इस पे क्या करेंगे? हम आ लिखेंगे, ठीक है। र प्लस आ। उसके बाद व्यंजन वर्ण असली रूप में होता है तो वो आधा ही होता है। फिर म प्लस अ, क्योंकि ये आधा है इसका मतलब इसमें अ नहीं है। अब देखो इस टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तब होता है र में आ जोड़ेंगे, यानी यहाँ र लिख देंगे, आ के बदले आ की यहाँ पे क्या देंगे? मात्रा देंगे। फिर यहाँ पे म लिख देंगे, आधा म को प्लस अ को जोड़ देते हैं तो हो जाता है पूरा म, अर्थात क्या बन गया? राम। अब जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो ऐसे हलंत लगा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। व्यंजन वर्ण आपको जो है आधुनिक हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर है। कितने हैं? 52। हिंदी में आपको आधुनिक हिंदी में जो है ना, आधुनिक हिंदी में कुल आपको हो गए 52 वर्ण। कितने हो गए? 52 वर्ण। अब देख लीजिए इस 52 वर्ण को जो है ना आपको बांटा गया है, और बांटा गया है और प्रत्येक वर्ण का अपना अपना नाम भी है। 52 वर्ण में बांटा गया है। एक है उसका 2 भाग में बांटा गया है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है आपको व्यंजन वर्ण। किया गया है कि स्वर वर्ण की संख्या आपको कितनी है? 11। अब 11 जब लिख दिए तो उधर कितना बच गया? 41 बच गया। अरे 41 11 को जोड़ेंगे तो 52 होगा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो व्यंजन, उसमें भी क्या, इस 41 व्यंजन वर्ण में से भी जो है और टूटेगा, यानी 41 में से जो है आपको 25 जो होता है, सॉरी
25 जो होता है जिसको बोला जाता है आपको स्पर्श व्यंजन, जिसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। देख लीजिए थोड़ा सा 25 को, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जैसे अब किस किस को बोला जाता है, कवर्ग से पवर्ग, और कवर्ग कहते किसे हैं, क ख ग घ अंग, यानी 5 जो अक्षर होते हैं उसको शॉर्ट में हमको बोलना है तो हम कवर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कवर्ग से लेके आपको और क्या कहते हैं पवर्ग तक, यानी कवर्ग से पवर्ग तक का टोटल अक्षर गिनते हैं तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है 25, क्योंकि सभी में 5-5 गो अक्षर होता है। चौथों में भी 5 गो है, टौठों में भी, तौथों में भी, पफों में भी। 25 हो गया। अब बच गया इधर कितना, 16 बच गया। 25 इधर 41 में से हम 25 को निकाल दिए तो बचे कितना, 16 बच गया। अब 16 का भी तो अपना कोई नाम होगा। 16 में से देख लीजिए आपको 16 में से हो गया अंत अस्त होते हैं, देख लीजिए अंत अस्त होते हैं। और ये अंत अस्त जो है कौन कौन है थोड़ा सा आप बता सकते हैं, य र ल व, उसकी संख्या कितनी है 4, उसकी संख्या 4 है। उसके बाद क्या आपको अंत अस्त के बाद आता है आपको क्या संयुक्ताक्षर आता है, उष्म आता है, उष्म आता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपरे में लिख लेते हैं, उष्म आता है। उष्म की भी संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। कौन कौन, तालब श, मूर्धन स, दंत स, ह, 4। तो चलो यहाँ पे भी 4 दे देते हैं। उसके बाद होता है आपको संयुक्ताक्षर, उसकी संख्या कितनी होती है 4। कौन कौन, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। चलो ये भी आपको संयुक्ताक्षर भी हो गया आपको 4। थोड़ा सा ये इतना रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ण हमें बढ़िया से समझाना है। वर्णों की जानकारी नहीं होगी तो शब्द विचार में भी थोड़ा सा दिक्कत कर जाओगे आप लोग। तो इसकी भी संख्या आपको होती है कितनी, 4। अब बच गया आपको क्या जी, द्विगुण व्यंजन और अयोग वाह। चलो अयोग वाह हो गया। उसके बाद हो गया आपको क्या, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपको अयोग वाह की भी संख्या कितनी होती है 2। कौन कौन होता है, अंगा और अ, यानी 2 होता है। चलो 2 हो गया। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं 2। कौन कौन होते हैं, बड़ा र और, वेरी गुड, ये भी 2 होते हैं। देख लो प्रत्येक व्यंजन का नाम है अपना अपना। हम लोग अगर अच्छा स्टूडेंट से आप पूछ दो कि भैया संयुक्ताक्षर कितने हैं, उसको पता है कि संयुक्ताक्षर सब पढ़ा है, अ से कबीरकांत तक किसने नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस अक्षर का नाम ये है। अब यहाँ पे देख लो अंत अस्त व्यंजन, आप जो है बच्चे ने कहा अंत अस्त 4 होते हैं, तो 4 अंत अस्त कौन है, य र ल व। संयुक्ताक्षर किसे कहेंगे, तो अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र। देखो उसका 4 अक्षर का अपना नाम है। आप संयुक्त जो पढ़ा है तो वो संयुक्ताक्षर बोलोगे, वो समझ जाएगा अच्छा ये बोल रहा है। और जिसको पते नहीं तो उसको पते नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है, उसको लगेगा क्या ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो जानकारी होना जरूरी है, प्रत्येक अक्षर का अपना अपना नाम है। अब देख लो यहाँ पे टोटल को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा आपको 52। यही हो गए आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्ण है। और इस 52 वर्ण में जो ये जो व्यंजन वर्ण होता है ना, व्यंजन वर्ण होता है, सब का सब अगर असली रूप में रहता है तो वो हमेशा क्या रहता है, आधा रहता है। आधा कैसे रहेगा, जैसे मान लो क है तो क में ऐसे हलंत लगा है तो इसका मतलब क क्या है, आधा है। मान लो च है या ट है या त है या फिर प है। चलो सब में से एक ले लेते हैं, 41 गो वर्ण है, सब में से ले लेते हैं। चलो 25 आपको स्पर्शीय व्यंजन में से समझ लो। उदाहरण के लिए अगर ऐसे हलंत लगा है, ऐसे हलंत लगा है, ऐसे हलंत लगा है, देखते होंगे आप लोग अक्षर में हलंत लगा रहता है ना। हलंत तो नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है। अक्सर हम लोग लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं क्योंकि, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे आप मान लो चमन परास कुछ भी लिखिए, च्यवन कुछ भी लिखिए। जैसे ट है तो जैसे लिखते हैं जैसे बट्टा, तो अंत में ट संयुक्त कर देते हैं। जैसे त है तो जैसे लिखते हैं ऐसे त्याग, जैसे प है तो जैसे लिखते हैं प्यास, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या आया, आधा मतलब आधा च आया या आधा क आया, आधा तो आया, आधा प आया, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये आधा आधा आखिर होता कैसे है, कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा है कि ये जो ऐसे आधा हो जाता है कहाँ से आता है? क्या रीजन है आधा आने का? आधा आने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आधा जो यहाँ पे ये क्या में आधा है, च इसमें आधा है, इसमें प्यास में प आधा है, त्याग में त आधा है। इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल रूप में है। इसको आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात क्या हुई, बराबर। इसको च में हलंत लगा दीजिए या यहाँ पे अधे च लिखिए, बात क्या हुई, बराबर। यहाँ पे आप तो आधा तो लिखिए या फिर यहाँ पे हलंत लगा दीजिए, बात क्या हुई, बराबर।
तो व्यंजन वर्ण हमेशा आधा होता है और उसको पूरा करने के लिए हमें स्वर की क्या करनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख लो इतना समझाना पड़ा सिर्फ हमको शब्द समझाने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह देख लो कि र में हलंत लगा, इसका मतलब र अपने असली रूप में है, व्यंजन वर्ण अपने असली रूप में है। इसमें हम आ है क्या, स्वर या व्यंजन? स्वर कितने होते हैं? 11। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्गु री ए ऐ ओ औ। ये जो 11 वर्ण होते हैं उसका अपना मात्रा है और उस मात्रा के द्वारा हम शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर मात्रा उसमें नहीं जोड़ेंगे, आप अपना नाम भी लिखोगे ना, जैसे मान लो कि सोनू कुमार का चलो नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सोनू ऐसे ही लिखते हो ना सोनू। चलो अब सोनू यहाँ पे चलो लिखते हैं, यहाँ पे शब्द हमें बनाना है, शब्द समझना है, वर्णों और ध्वनियों का मेल। अब सोनू जो लिखे हैं तो देख लो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। आप कहेंगे कैसे वर्ण में स्वर का मेल होता है, तो थोड़ा सा देखिए ना कैसे मेल होता है। यहाँ जो आप सोनू लिखे हैं तो सबसे पहले तो आप स हलंत करिए, हलंत यानी ओरिजिनल स जो है इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद देख लो यहाँ पे ये जो आपको ये है क्या बताइए तो, ये ओ के बदले ओ की यहाँ पे क्या है, मात्रा है, ये मात्रा है। तो प्लस यहाँ पे यानी मात्रा है, तो चलो ना यहाँ पे मात्रा को छोड़ के हमको समझाना है ना, तो यहाँ पे ओ लिख देते हैं। अब मान लो यहाँ पे न है, न, चलो इस न में से हम ये दुर्गु की मात्रा निकाल देते हैं, तो न क्या हो गया आपको, आधा। अब यहाँ पे प्लस ये हर्षु की मात्रा है कि दुर्गु की मात्रा, अरे ऐसे लिखते हो ना हर्षु दुर्गु, तो ये जो है ना ये आपको ये हो गया हर्षु और ये हो गया आपको दुर्गु की मात्रा। हर्षु होता है ऐसे, दुर्गु होता है ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमको तोड़ना है, समझना है, तो यहाँ पे दुर्गौ दे देंगे। देख लो यहाँ पे, यानी ये हो गया व्यंजन वर्ण, ये हो गया स्वर वर्ण, ये हो गया व्यंजन वर्ण, ये हो गया स्वर वर्ण। यानी स्वर और व्यंजन, यानी व्यंजन में जब तक स्वर को नहीं जोड़ेंगे तब तक तो हम अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे समझना था थोड़ा सा, क्या आपको वर्ण समझना था। तो यहाँ पे आपके परिभाषा में क्या दिया था कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, आपको शब्द कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें शब्द समझना था, तो कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस किस तरह से जो है वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है ना। जैसे यहाँ पे चलो माता लिखा हुआ है, तो माता में कैसे होगा, थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं। जैसे म, उसमें ये जो है ये क्या है बताइए तो, आ, तो यहाँ पे आ दीजिए, या फिर आप चाहे तो जैसे म, या फिर यहाँ पे आ की मात्रा दीजिए। प्लस यहाँ पे आपको क्या है, त है, तो त में आ छिपा है, चलो ना आ को बाहर ना खींच रहा है हमको, तो चलो त को आधा कर देते हैं, यहाँ पे आ दे दिए। आप चाहे तो यहाँ पे त हलंत दीजिए, आ के बदले यहाँ पे आ की क्या दीजिए, मात्रा दीजिए। बात तो बराबर हुई। यहाँ पे सारा का सारा आपको क्या है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। बताइए तो ये कौन सा वर्ण है और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। यानी यहाँ पे सारा का सारा किसका मेल हो गया, किसका हुआ, वर्ण का मेल हुआ। और यहाँ पे म है, म आपको क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन। और ये क्या है, स्वर है, लेकिन उसका क्या है, मात्रा। हम जो बोलते हैं तो मात्रा का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे देख लो ये जो वर्ण आ गया, ये जो ये अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे वर्ण हो गया। अगर मुंह से हम बोलते हैं तो ये यहाँ पे मात्रा क्या हो गया, ध्वनि हो गया। क्या हो गया, ध्वनि। जैसे बोलेंगे माँ, तो माँ के बाद क्या आ गया, आ, तो दिखता तो नहीं है आ की मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं ध्वनि के माध्यम से, या वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो ये जो मतलब मेल हुआ है त के बाद, ये हो गया ध्वनि, ये हो गया ध्वनि यानी मात्रा, और ये सारा का सारा हो गया आपको वर्ण। तो आपके परिभाषा में ये ना दिया है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कहीं किसी को कोई डाउट, कौन म में, हाँ, यहाँ भी हलंत होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ भी हलंत होगा, क्योंकि इसमें से आ को जो हम बाहर किए हैं तो म क्या हो गया, आधा हो गया। अगर आ को बाहर नहीं करेंगे, यानी पूरा अगर कहीं पे म है या क है या च है या ट है या फिर त है, तो इसका मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। अगर ये ऐसे रहेगा तो इसका मतलब आधा है, अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब ये आधा नहीं है, ये क्या है, पूरा है। और पूरा कैसे होता है, वैसे भी त बोलते हैं या च बोलते हैं तो अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो समझ ले, अगर ये क आ रहा है तो पढ़ेंगे क्या, देखो क के बाद तुरंत या आ गया, क्या। अगर मान लो हम समझाए थे कुछ दिन पहले, अगर देख लो उच्चारण समझो थोड़ा सा। व्याकरण का मतलब शुद्ध पढ़ना नहीं, शुद्ध लिखना भी आना चाहिए, शुद्ध बोलना भी आना चाहिए। देख लो यहाँ पे ये आधा क है तो इसको पढ़ेंगे क्या। अब मान लो इसी को पूरा क लिखेंगे, अब पढ़ेंगे क्या इसको बताइए तो, कया, क
क के बाद अ आना चाहिए, या यानी उच्चारण पूरा पूरा होगा। ठीक है, अब जैसे चलो लिखते हैं प्यार। ठीक है, हाँ, माता पिता भाई बहनों का प्यार, इसको क्या पढ़ेंगे? प्यार। इसी को हम ऐसे लिख दें, अब पढ़ो तो प्यार। अंतर आया, उच्चारण में अंतर आया। तो क्या कमाल है आधा का और क्या कमाल है जब आधा से वो पूरा बन जाता है स्वर मिलाने के बाद। देख लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पढ़ते हैं क्या, यहाँ पढ़ते हैं कया, क यानी अ आना चाहिए, यहाँ पढ़ते हैं प्यार यानी कम में उच्चारण, आधा अक्षर है तो कम उच्चारण होता है। चलो जैसे लिखते हैं यहाँ पे मयान। ठीक है, मयान मतलब क्या होता है बच्चों? मयान मतलब होता है जो तलवार जिसमें रखा जाता है। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं पूरा मो या न, इसको पढ़ेंगे म्यान यानी म्यान, मो के बाद तुरंत या आ गया म्यान। इसको पढ़ेंगे मयान, मो या न, मो के बाद क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए। तो देखो व्याकरण का मतलब शुद्ध शुद्ध पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, शुद्ध शुद्ध बोलना भी आना चाहिए। समझ गए ना आप? चलिए आगे है, आपको शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद में क्या अंतर है देख लीजिए, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग के टाइम में ऑब्जेक्टिव का नामो निशान तक नहीं था, तो पूछा जाता था, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पे कहता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है? कहता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा कि वर्ण को ध्वनियों को मिला दिए तो हो गया शब्द। ठीक है, लिख के बोलते हैं तो वर्ण हो गया, मुंह से बोलते हैं तो ध्वनि हो गया, है ना? तो यहाँ पे कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जबकि कहता है कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द क्या बन जाता है बच्चों? पद बन जाता है। अब थोड़ा समझना है कि कैसे प्रयुक्त होता है, कैसे पद बन जाता है। देख लो कैसे बनता है। जैसे में देख लो, यहाँ पे राम है, जैसे यहाँ पे आम है, ये हो गया आपको संज्ञा। क्योंकि दुनिया में जितना सारा चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं, सभी वस्तु का, व्यक्ति हो, जानवर हो, स्थान हो, सबका अपना अपना नाम होता है, और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा का नॉन समझते हो ना, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ अलग अलग राम लिखा है, आम लिखा है, तो ये क्या हो गया आपको? संज्ञा। समझ रहे हो सोनू कुमार जी? इधर ध्यान दो बाबू। ठीक है, ये हो गया आपको क्या? संज्ञा। अब यहाँ पे देख लो, खाता है, खाता है क्या हो गया? क्रिया। लेकिन ये अभी शब्द है, क्योंकि वाक्य में हम प्रयुक्त नहीं किए हैं, ये सारा का सारा भी क्या है? शब्द है। राम अलग है, आम अलग है, खाता है अलग है। ये क्रिया कैसे हुआ? क्योंकि खाना क्या होता है? क्रिया। खाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं। अभी पढ़ना यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जगना, सारा का सारा क्या हो गया? क्रिया। काम करने को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे खाता है से क्या पता चल रहा है? कि कोई खाने का काम कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया क्रिया शब्द, ये हो गया संज्ञा शब्द। राम हो गया संज्ञा शब्द, आम हो गया संज्ञा शब्द, और खाता है हो गया क्रिया शब्द। ये देखो अलग अलग है, तो इसको हम शब्द मानेंगे। ठीक है, अब इसी को हम देख लो, अगर राम के साथ आम को जोड़ दिया, आम के साथ खाता, खाता के साथ है। अब सबको यहाँ पे जो अलग अलग था, देखो यहाँ पे बीच में कोमा था, यहाँ कहीं पे कोमा है? नहीं है। सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो ये बन गया आपको पद। अब यहाँ पे ये जो राम, आम, खाता, ये न तो राम रह गया शब्द, न तो आम रह गया, न तो खाता है रह गया, सारा का सारा आपको क्या बन गया? पद बन गया। यानी ये आपको हो गया, ये सारा का सारा आपको क्या था? शब्द था। चूंकि ये सारा का सारा आपको क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग। लेकिन सारे शब्दों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? बारी बारी से जोड़ दिया। अब ये यहाँ पे बन गया वाक्य। क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो देख लो, जब तक अलग अलग है तब तक क्या कहलाएगा? शब्द। और जब सबको हमने यहाँ पे एक लाइन से सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य। ठीक है, वाक्य यानी वाक्य कहलाएगा। वाक्य में यही सारा शब्द जो आ गया तो ये पद हो जाएगा। पद कैसे होगा? क्योंकि कहता है राम आम खाता है। खाता तो है आम को, बट कौन खाता है? राम। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो गया आपको कर्ता। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो राम यहाँ पे हो गया कर्ता पद, क्योंकि करने वाला कौन है? आम को खाने वाला कौन है? राम। तो राम हो गया कर्ता पद। देखो शब्द से सीधे यहाँ पे क्या बन गया? कर्ता पद। ठीक है, उसके बाद खाता तो है, बट किसको खाता है? आम को खाता है। आम क्या हो गया? कर्म। तो ये हो गया आम हो गया कर्म पद। और यहाँ पे कहता है कि राम आम जो है क्या करता है? तो खाता है, यानी क्रिया कर रहा है। तो खाता है हो गया क्रिया पद। अब बताओ, शब्द में और पद में अंतर है ना?
कि जब अलग अलग हम लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? शब्द। और जब उसी को हमने क्या किया, सबको एक साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये वाक्य। लेकिन वाक्यों का जितना सारा ये शब्द है, सारा का सारा किस चीज में बदल जाता है? पद में बदल जाता है। कैसे बदल गया? तो कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद। क्लियर है? कहता है कि शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं? तो शब्दों के भेद कितने प्रकार से हैं? 4। जैसे यथा, यथा मतलब होता है जैसे। बताइए, पहला किसके आधार पर? दूसरा उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर। तीसरा बताइए रचना के आधार पर। चौथा बताइए प्रयोग के आधार पर। ये हो गए आपको 4 प्रकार किसके? शब्दों के भेद जो है 4 प्रकार से है। अब थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं कि शब्दों के भेद 4 प्रकार से हैं, तो आखिर है तो है कौन कौन से? थोड़ा सा चलिए समझते हैं। पहला दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला बताइए, दूसरा बताइए। अब समझना यह है कि सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। ठीक है, कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। अब हमें ये समझना है। देखो, कहता है कि सार्थक शब्द, सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक उसे कहेंगे कि जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे में खाना, पानी, रोटी, राम। खाना से पता चल रहा है खाने की चीज, पानी से पता चल रहा है पीने की चीज, रोटी से पता चल रहा है क्या? खाने की चीज। राम से पता चल रहा है क्या? कि कोई व्यक्ति है ना। लेकिन यहाँ पे देख लो, निरर्थक शब्द उसे कहेंगे, कहता है निरर्थक वे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक मतलब अर्थ होता है, निरर्थक मतलब अर्थ नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है खाना, यहाँ पे दिया है वाना। अरे भाई, खाना का मतलब तो समझ गए खाना, अब वाना का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। पानी का मतलब समझ गए पीने की चीज है। अब वो पानी के बाद जो है आप कर देंगे वानी, इसका क्या मतलब होता है? जी, वाणी का अर्थ होता है, बट वाणी अगर ऐसे रहेगा तब इसका अर्थ होता है वाणी, यानी मुंह से जो हम बोल रहे हैं, वाणी निकाल रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन यहाँ जो ये वाणी लिखा हुआ है ये गलत है। शब्द का अर्थ निकलता है तभी वो उसको हम शब्द कहेंगे, अर्थ नहीं निकलता है उसको हम शब्द नहीं कह सकते। तो बताओ यहाँ पे सार्थक मतलब क्या? जिनका कोई निश्चित क्या हो? अर्थ हुआ। निरर्थक मतलब क्या? जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं। अगला है, कहता है कि उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आपको प्रश्न इस तरह आ जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद, या स्रोत के आधार पर कितने भेद, या उद्गम के आधार पर कितने भेद। बात क्या हुई? बराबर। उत्पत्ति, स्रोत और आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है उद्गम, सबका क्या हुआ? मतलब एक ही मतलब हुआ। ठीक है, तो उसके आधार पर शब्दों के 5 भेद है। पहला बताइए, दूसरा, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां वर्ण संकर शब्द। अब समझना ये है कि ये तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर है क्या? अरे आपने 9th में पढ़ा था संकर शब्द, संकरे का नाम है वर्ण संकर। थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ थोड़े से डिफरेंसेज है। चलिए यहाँ पे जो है कहता है कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तो कहता है संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों, कैसे? ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शब्द तो रहेगा संस्कृत का, लेकिन हिंदी में प्रयोग होगा ज्यों का त्यों। ये नहीं कि संस्कृत का शब्द है तो हिंदी में जब हम लिख रहे हैं तो उसको बदल देंगे, बदलना नहीं है, जैसा है वैसा है इसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। शब्द किस चीज का है? संस्कृत विषय का। अब प्रयोग हम कौन सी में कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं, उसमें भी हिंदी में कर रहे हैं तो उसको हिंदी में नहीं बदलना है। ज्यों का त्यों संस्कृत के शब्दों को हिंदी में हमको क्या कर देना है? लिख देना है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अब जैसे जगत, जैसे रात्रि, जैसे पुस्तक, जैसे पथ, जैसे औषधि। अब आप कहेंगे ये तो हिंदी शब्द है। बिल्कुल ये हिंदी शब्द नहीं है, ये सारा का सारा आपको क्या है? संस्कृत शब्द है, क्योंकि जगत संस्कृत हुआ, हिंदी में इसको जगत को हम क्या कहते हैं? संसार। रात्रि संस्कृत शब्द है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? रात। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक संस्कृत शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे? किताब, पुस्तक। देख लो, तो ये है तो संस्कृत का। ये पथ हो गया आपको संस्कृत शब्द, हिंदी में क्या होता है? रास्ता। औषधि हो गया संस्कृत शब्द, हिंदी में क्या होता है? दवा।
देख लो, संस्कृत का शब्द है ज्यों का त्यों, इसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हम समझते हैं ये तो हिंदी शब्द है, लेकिन ये हिंदी शब्द नहीं है, संस्कृत के शब्द है। और ज्यों के त्यों हम हिंदी में क्या करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इसी को कहा जाता है तत्सम शब्द। क्लियर है? तत्सम समझ गए ना? अब समझिए तद्भव। कहता है तद्भव, कहता है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को, हिंदी में तो प्रयोग करेंगे लेकिन वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप रहेगा। कहता है बिगड़े रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे मान लो अग्नि, अग्नि से क्या हो जाता है, आग, अग्नि हो गया संस्कृत शब्द, आग क्या हो गया, हिंदी, क्योंकि अग्नि से बिगड़ के क्या बन गया, आग, यानी अग्नि से बदल के क्या बन गया, आग। तो यहाँ पे ये हुआ तत्सम और ये हो गया तद्भव। देख लो, रात्रि से रात, रात्रि में शायद त्र हर्षिकार होता है, तो यहाँ पे देख लो रात्रि हो गया आपको क्या, संस्कृत, और रात्रि से बदल कर बिगड़ कर क्या बन गया, रात। पथ हो गया संस्कृत, पथ से बिगड़ के बदल के क्या बन गया, रास्ता। तो देख लो कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, यानी बिगड़ गया यानी बदल गया। तो जो बिगड़ गया बदल गया उसको हम तत्सम नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो समझ गए? तो बताइए यहाँ पे अग्नि क्या हुआ, तत्सम की तद्भव? अच्छा, आग, रात्रि, रात, क्लियर है? चलिए अब आइए आप विदेशज और देशज। ठीक है, अगला है आपको देशज। कहता है अपने ही देश की बोलचाल से आए, यानी अपने ही देश की बोलचाल से आए। कहता है कि आए या फिर उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। अपने ही देश की भाषा है ना, अपने ही देश की बोलचाल से, जो हम बोलचाल घर में बोलते हैं, आए हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। देश में बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, देशज। तो देश में तो बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, बट जो हम बोलचाल की भाषा घरों में जो बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, देशज। जैसे में देख लो, जैसे अटकन, बटकन, फुनगी, पगड़ी, लोटा, डोरी, ये लोटा, डोरी, थारी, बाटी हम लोग घर में बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपको क्या, देशज। अरे लोटा, थारी, बाटी करते हैं, बाटी के जगह हम लोग कटोरी बोलते हैं ना, थारी के जगह थाली बोलते हैं ना, है ना। फुनगी यहाँ पे है, फुनगी का क्या मतलब हुआ बताइए तो? अरे वृक्ष, गाछ वृक्ष पे जो चढ़ते हैं तो एकदम छिपी पे जो चढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, अरे फुनगी पे मत जाओ गिर जाएगा। तो लत्ती फत्ती जो है, लत्ती फत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको फुनगी कहते हैं। तो यहाँ पे ये फुनगी, लोटा, अटकन, बटकन, ये अटकन बटकन, ये फकरा जो होता है ना, फकरा एक तरह से दादी सब जो है ना इसे बच्चा सबको खिलाएगी ना तो कहेगी अटकन बटकन दहिया चटकन गोप गुल्लेर गेन्ना, हाँ अब याद है ले, ये सब दादी बच्चों को सुनाती रहती है। तो देखो ये अटकन बटकन हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, ये अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, उर्दू फारसी में नहीं मिलेगा, ये कहाँ की भाषा है, बोलचाल की, जो हम घर में बोलते हैं, है ना। तो ये बोलचाल की जो भाषा है, बोलचाल की जो बोली है, जो बोलचाल में हम जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं, देशज। समझे बढ़िया से? चलिए अब अगला है विदेशज। कहता है विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। यानी विदेशी भाषा मतलब अपने देश का, भारत का नहीं, भारत से बाहर का, दूसरे देश का। कहता है विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं, यानी है तो विदेशिया शब्द लेकिन प्रयोग करते हैं हम लोग अपने देश में, है ना, इसको कहेंगे विदेशज। अब कैसे थोड़ा सा समझिए। आपको हो गया हॉस्पिटल, जैसे में हो गया स्कूल, जैसे में स्टेशन, टेबल, पेन। अब आप कहेंगे ये तो स्कूल, स्टेशन, टेबल ये तो हिंदी शब्द है। कैसे हिंदी शब्द है? बिल्कुल हिंदी शब्द नहीं है, ये सारा का सारा इंग्लिश शब्द है, विदेश से आए हुए शब्द है। अब आप कहेंगे ये हॉस्पिटल जब इंग्लिश हुआ तो फिर हिंदी हुआ क्या? हॉस्पिटल को हिंदी में कहते क्या है? अस्पताल। स्कूल को हिंदी में कहते क्या है? विद्यालय। स्टेशन को हिंदी में कहते क्या है? स्टेशन को हिंदी में। अच्छा बताओ, अगर मूर्ख आदमी भी है ना जिसने किताब नहीं पकड़ा है कभी, वो भी अंधाधुन इंग्लिश बोलता है, उसको तो पता ही नहीं कि वो कितना इंग्लिश बोलता है। आप बोलोगे ना कि दादी तो बहुते इंग्लिश बजेगी, कहेगी बक बुढ़वा हम कहना हमरा कत से इंग्लिश हम पढ़ने छी कोनो। हाँ, दादी को बोलो कि दादी आप भी इंग्लिश बोलती हो, तो उसको विश्वास नहीं होगा, कहेगी हम कैसे बोलते हैं, हम कोनो पढ़े हैं। और उसको गिनाओ तो देखो कितना, कभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना रहता है तो दादी सभी क्या कहती है, बच्चा बड़ा बड़ा हो गया जाओ स्कूल में एडमिशन करवाओ। कोई बीमार पड़ता है तो क्या कहता है, अरे जाओ ना हॉस्पिटल लेके जाओ ना। गाड़ी पकड़नी है तो क्या कहता है, अरे जल्दी जल्दी स्टेशन चलो ना। देख लो
सब इंग्लिश बोलते हैं, जो नहीं पढ़ा है वो भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं हम लोग समझते हैं, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेशन हो, स्कूल मतलब समझ गए, विद्यालय, अब समझना है स्टेशन। स्टेशन मतलब होता है बच्चों सकट विश्रामालय, ठीक है, सकट विश्रामालय। अब ये सकट मतलब क्या हुआ, सकट मतलब होता है गाड़ी घोड़ा, क्या होता है, गाड़ी घोड़ा, और विश्रामालय मतलब होता है, विश्रामालय भी देख लो, विश्राम जोड़ आलय बराबर होता है विश्रामालय। विश्राम मतलब रुकना, आलय मतलब घर, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, यानी आ है, यानी जहाँ पे गाड़ी घोड़ा हम रोकते हैं, रखते हैं, यानी जिस जगह पे रखते हैं, जिस घर में रखते हैं, उसको कहा जाता है सकट विश्रामालय, यानी स्टेशन। समझे आप? तो बताइए ना आप लोग कि विदेशी शब्द है, हम लोग बोलते हैं अपने देश में, कहते हैं ये तो हिंदी है, लेकिन हिंदी तो असल में है ही नहीं। जैसे टेबल बोलते हैं तो समझते हैं टेबल हिंदी शब्द है, अरे टेबल का हिंदी होता क्या है, बताओ कोई? टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, कुर्सी कहते हैं। टेबल को हिंदी में मेज कहते हैं, क्या कहते हैं? मेज कहते हैं। तो बताइए ना आप लोग कि कितना है, जैसे पेन, पेन को हिंदी में क्या कहेंगे? कलम। तो बताओ ना कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, विदेशिया शब्द बोलते हैं, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं है। तो मानना तो पड़ेगा ना भाई कि जो विदेशी है सो विदेशी है, जो देशी है सो देशी है। समझ गए? तो यहाँ पे देशज मतलब जो अपने देश की भाषा बोलचाल में बोला जाए, अब विदेशज मतलब जो विदेश से, दूसरे देश से आया हुआ शब्द, जिसको हम अपने देश में क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, बोलते हैं, उसी को कहा जाता है विदेशज शब्द। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अगला है आपको वर्ण संकर। इससे पहले आपने 9th में पढ़े थे, क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा था? संकर। यहाँ पे हो गया वर्ण संकर, बात बराबर हुई, ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। कहता है दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। दो भाषा से, अब चाहे दो भाषा जो हो, तो यहाँ पे कहता है दो भाषाओं से बने शब्द संकर या वर्ण संकर कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पे है टिकट घर, अब आप कहेंगे कि इसमें तो एक एक शब्द है। रेलगाड़ी, ऑपरेशन कक्ष, छायादार, कहेंगे एक एक शब्द है, बिल्कुल एक एक शब्द नहीं है। थोड़ा सा देख लो कैसे नहीं है। ये टिकट हो गया आपको अंग्रेजी, क्या हो गया? अंग्रेजी के वर्ड हो गए, शब्द हो गए, है ना। और घर आपको क्या हो गया बताइए? हिंदी। बताओ, अंग्रेजी प्लस हिंदी को जोड़ दिए तब बना टिकट घर। इसी को कहेंगे वर्ण। देखो ये अंग्रेजी अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, दोनों को जोड़ के जो एक शब्द बना दिए, यही हो गया आपको क्या? वर्ण संकर या फिर संकर शब्द। समझे? अब यहाँ पे दिया हुआ है रेलगाड़ी, रेल बताइए तो कौन सा है? अंग्रेजी। और गाड़ी हो गया आपको हिंदी। ये हो गया रेल आपको अंग्रेजी, गाड़ी हो गया आपको क्या? हिंदी। दो भाषा से बना हुआ शब्द है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन हो गया अंग्रेजी, कक्ष हो गया संस्कृत। तो देख लो यहाँ पे दो भाषा से बना हुआ शब्द है, अंग्रेजी प्लस संस्कृत, तो यही हो गया वर्ण संकर या फिर संकर, दो भाषाओं से बना हुआ शब्द है। अगला है छाया और दार। छाया हो गया आपको क्या? छाया हो गया आपको क्या? संस्कृत के शब्द, ठीक है। और दार हो गया आपको क्या? फारसी के शब्द। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि दो भाषाओं को मिला के जो एक शब्द बन जाता है, उसी को हम कहेंगे या तो वर्ण संकर या तो संकर शब्द। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बढ़िया से? चलिए अब अगला है आपको, अगला है व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद। तो व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद है बच्चों? 3 भेद। पहला बताइए, दूसरा, तीसरा योग रूढ़। अब देखिए रूढ़ किसे कहेंगे? कहता है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। खंड मतलब हो गया कि तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रूढ़ कहेंगे। अब थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, जैसे में दिया हुआ घर, विद्या, देव। अब ये तो अभी जुटा हुआ है, तो घर का मतलब रहने की जगह, विद्या मतलब पढ़ाई, पढ़ते हैं, देव मतलब देवता या किसी व्यक्ति का नाम। अब इसी को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, वी को थोड़ा अलग कर दो, आद्या को थोड़ा अलग कर दो। अब इसका मतलब बताओ तो क्या हुआ? बताओ। घ को थोड़ा अलग कर दो और र को थोड़ा अलग कर दो। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, कुछ अर्थ नहीं हुआ। तो तोड़ने के बाद जो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? रूढ़। क्या तोड़ने के बाद?
शब्दों को तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रूढ़ कहेंगे। अब देख लो अगला है यौगिक। कहता है दो शब्दों के मेल से बने शब्द। शब्द तो बनेंगे लेकिन कितने शब्दों के मेल से? दो शब्दों के मेल से। कहता है दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। प्रत्येक खंड सार्थक का मतलब हो गया कि अगर उसको हम तोड़ियो देंगे ना तो तोड़ने के बाद भी उसमें से क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा, उसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है हिमालय, विद्यालय, देवदूत। थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया? हिम। ये जो है ये आ की क्या है? अरे इस आ के बदले में आ का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मात्रा। तो ये हो गया आ ल य। अब हिम मतलब क्या होता है बताइए? बर्फ। और आलय मतलब क्या होता है? घर। अर्थात बर्फ के घर को हम क्या कह सकते हैं? हिमालय। देख लो तोड़ दिए, दो भाग में बांट दिए, हिम को अलग कर दिए। यहाँ पे चलो हिम को अलग कर देते हैं और आलय को अलग कर देते हैं। दोनों को अलग कर देते हैं तो इसका कोई और अर्थ हो जाता है, इसका कोई और अर्थ होता है। लेकिन वही रूढ़ पे हम घ और र को अलग किए थे तो कोई अर्थ निकला था? यानी जब शब्दों को तोड़ने पे अर्थ निकले, अर्थ नहीं निकले तो रूढ़ होगा, और तोड़ने पे अर्थ निकले तो क्या होगा? यौगिक। क्लियर है? अब समझिए आप क्या कहते हैं? योग रूढ़। कहता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे। ठीक है, कहता है योग रूढ़ में कहता है योग रूढ़ कि जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। यानी इसमें भी अगर हम तोड़ भी दे ना तो भी अर्थ निकलेगा, और अर्थ तो निकलेगा यानी अपना अर्थ जो है सो तो है ही है, विशेष अर्थ भी निकलेगा। यहाँ पे देखो हिमालय का कोई विशेष अर्थ नहीं निकला। हिमालय का एक मतलब हो गया कि हिम का घर। अब हिम का घर समझ गए कि हिमालय, बस। इससे और कुछ अर्थ निकला? नहीं निकला, विशेष अर्थ नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे योग रूढ़ में जो है ना देखो कैसे विशेष, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है वीणा पाणी, पीताम्बर, दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर आदि उदाहरण। देखो अब इसमें विशेष अर्थ निकलेगा तोड़ने के बाद भी। यहाँ पे देख लो वीणा। वीणा मतलब तो समझते हैं वीणा, और पानी मतलब बच्चों बताओ तो क्या होता है? हाथ। यानी वीणा पानी का मतलब हो गया कि हाथ में क्या हो? वीणा हो। वीणा पानी का मतलब क्या हो गया? हाथ में क्या हो? वीणा हो। अरे पानी में क्या हो? वीणा हो। यहाँ पे अगर ऐसे पानी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पानी लिखा है तो इसका मतलब हो गया आपको क्या? हाथ। अगर इसी जगह पे ऐसे पानी लिखा है तो इसका मतलब हो गया जल, यानी जो हम पीते हैं वाटर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देख लो वीणा पानी का अर्थ हो गया कि जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो। तो भैया किसके हाथ में वीणा होता है? माता सरस्वती के हाथ में। तो बताओ विशेष अर्थ बताया ना कि वीणा पानी का मतलब जिसके हाथ में वीणा हो, उसका अर्थ हो गया जिसके हाथ में वीणा हो। अर्थ से भी विशेष अर्थ हो गया कि वीणा किसके हाथ में होती है? तो माता सरस्वती। तो इसी को कहेंगे योग रूढ़। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर। जैसे पीत जोड़ अंबर, ये पीत हो गया और ये क्या हो गया? अंबर। अब पीत जोड़ अंबर बराबर होता है पीताम्बर। पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब होता है वस्त्र। पीला, पीताम्बर का मतलब हो गया पीला वस्त्र। लेकिन ये पीला वस्त्र धारण करते कौन है? विष्णु जी। कौन धारण करते हैं? विष्णु जी। तो बताओ विशेष अर्थ क्या हो गया? विष्णु। तो बताओ अपना समान अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बता रहा है। अब अगला है दशानन। दस मतलब क्या हो गया? 10। और आनंद मतलब क्या हो गया? सिर। यानी 10, दशानन का मतलब हो गया कि 10 सिर। तो 10 सिर किसको है? रावण को। विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण। अब है आपको चंद्रशेखर। चंद्र मतलब चंद्रमा और शेखर मतलब मस्तक। यानी चंद्रशेखर का मतलब हो गया कि मस्तक पर क्या? चंद्रमा। तो किसके मस्तक पर चंद्रमा होता है भाई? महादेव। देवों के देव महादेव। हाँ, महाकाल। तो देखो कोई चंद्रमा देखा है कोई धारण करते हैं? कोई भी देवी देवता कौन करते हैं? सिर्फ महाकाल। हाँ, तो यहाँ पे देख लो विशेष अर्थ क्या हो गया? महादेव। अब लंबोदर। लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट। लंबोदर का मतलब हो गया लंबा पेट। तो ये लंबा पेट वाले हैं कौन? गणेश जी। तो विशेष अर्थ क्या हो गया? गणेश। तो समझ गए बढ़िया से? रूढ़ मतलब खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, यौगिक मतलब खंड करने पर अर्थ निकले, और योग रूढ़ मतलब जो अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बतावे। चलिए यहाँ तक क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहता है रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद? तो रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद है। पहला बताइए
दूसरा बताइए अविकारी। अब समझिए विकारी। कहता है कि जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी। लेकिन अविकारी कहता है कि जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते हैं वो क्या हो गया? अविकारी। जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे कि दिया है कि मैं, हम, लड़का, लड़की, मुझे। इसमें दिया हुआ है प्रतिदिन, प्रातः काल, परंतु, और। अब ये ओलझोल है क्या? बदलने का और नहीं बदलने का। समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे कहता है कि विकारी शब्द कहता है कि जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, जैसे कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा मैं प्रतिदिन पढ़ता, तुम प्रतिदिन पढ़ते हो। अब ये लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। मैं के जगह तुम भी हो गया, तुम के जगह हम भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पुल्लिंग मैं मतलब पढ़ता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ से पता चल रहा है पुल्लिंग है। अब अगर पढ़ती हूँ, अगर रहता कि मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ तो पता क्या चलता है? स्त्रीलिंग है। यानी देखो यहाँ पे ये बदल रहा है, इसके जगह ये बदल सकता है। पढ़ता के जगह पढ़ते हो सकता है या पढ़ती हो सकता है कि वह प्रतिदिन पढ़ती है। चलो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, वह प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, पढ़ती है। देख लो मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं से पता चल रहा है पुल्लिंग है, लिंग है ना। तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, यहाँ पे पता चल तुम आपको कौन सा, एक वचन या बहुवचन? बहुवचन भी होगा। एक अगर तू रहता तो एक वचन, तुम है तो बहुवचन, है ना। और उसके बाद वह जो है वह प्रतिदिन पढ़ती है, कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग। पढ़ती से क्या पता चल रहा है? स्त्रीलिंग है। और वह आपको कौन सा पुरुष हो गया? प्रथम, मध्यम, उत्तम। वह हो गया आपको प्रथम पुरुष, तुम हो गया आपको मध्यम पुरुष, और मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक है, तो देखो कहीं पे पुरुष के अनुसार बदल रहा है, कहीं पे लिंग के अनुसार। पढ़ता से पढ़ते हो गया, पढ़ते से पढ़ती हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन से कहीं पे कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि जिसका रूप यहाँ पे बदल जाएगा वो हो जाएगा आपको विकारी, और जिसका रूप कभी नहीं बदलेगा वो हो जाएगा अविकारी। क्लियर है? चलिए, तुम प्रातः काल पढ़ते हो। ठीक है, वह प्रातः काल पढ़ती है। मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। अब आप बताइए, तुम प्रातः काल पढ़ते हो, तुम कौन सा वचन हुआ? प्रथम, मध्यम, सॉरी, तुम कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वेरी गुड। और उसके बाद तुम कौन सा वचन हुआ? एक वचन, बहुवचन, कौन सा? वेरी गुड। और उसके बाद तुम कौन सा लिंग हुआ? एक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? यहाँ पे देख लो, तुम यहाँ पे प्रयोग हो सकता है लड़का के लिए भी, लड़की के लिए भी, है ना। यहाँ पे तुम से, हाँ जी, पता नहीं चल पा रहा है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पता चलेगा, इधर पता चलेगा। ठीक है, जैसे वह प्रातः काल पढ़ती है से पता चल गया स्त्रीलिंग है ना। जैसे मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे पढ़ता हूँ है तो इसका मतलब पुल्लिंग है, पढ़ता है। यानी देखो लिंग का भी पता चल रहा है, वचन का भी पता चल रहा है ना। मुंह में लग जाए हमने पढ़ा या हम पढ़ते हैं, तो हम में ने लग गया तो यानी कारक लग गया, कर्ता ने कारक लग गया। तो यानी कहने का मतलब देखो कि तुम प्रातः काल पढ़ते हो, यहाँ पे तुम के जगह वह हो गया, वह के जगह मैं हो गया, पढ़ते के जगह पढ़ती हो गया, पढ़ती के जगह पढ़ता भी हो गया। क्योंकि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, पुरुष के अनुसार उसका रूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन यहाँ प्रातः काल में कोई जो है चेंजिंग नहीं आया। ऐसा नहीं है कि तुम प्रतिदिन पढ़ते हो तो यहाँ पे जो है प्रातः काले हो गया, कि वह प्रतिदिन पढ़ती है तो प्रातः काली हो गया, या मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं तो प्रातः काला हो गया। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पढ़ता है तो काल के जगह काला होगा, यहाँ पढ़ती है यानी वह आपको स्त्रीलिंग है तो प्रातः काल को प्रातः काली कर देंगे? ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यानी क्या कि जो बदल गया वो हो गया आपको क्या? विकारी, और जो नहीं बदला वो आपको क्या हो गया? अविकारी। क्लियर है यहाँ तक? यही ना आपको समझना था। तो विकारी मतलब जो बदल जाए लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार वो हो गया विकारी,
और जो नहीं बदले वो हो जाएगा अभिकारी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ गए होंगे, समझे ना? आप लोग भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं, विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ जाते हैं तो कम से कम कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से जो है आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। मैं मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में कहूंगी कि मेरे चैनल को जो अभी नए बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल जीडीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में। धन्यवाद।